गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इस पर स्टडी की थी। आज हम जो स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। नाम से क्लियर हो रहा होगा, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग मीन जो अकाउंटिंग की जो बेसिक्स हैं उन पर आज हम क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। समझ गए स्टूडेंट्स। इसमें जितने भी बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटिंग में, उन सभी टर्म्स पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स कि ये जो बेसिक टर्म्स हैं, अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इन टर्म्स को बड़े ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि जो आपके अपकमिंग चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स सारी क्या होंगी, यूज होंगी। तो टीचर्स आपको बार बार इन टर्म्स के मीनिंग को नहीं समझाएंगे। समझ गए? तो इनके मीनिंग्स आपको अभी समझने होंगे, आज ही समझने होंगे। समझ गए? तो बड़े ध्यान से समझना। कुछ जो टर्म्स है वो हमने नोट कर रखी है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो देखो, हम वन बाय वन एक एक टर्म्स को समझते चलेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है बिजनेस ट्रांजेक्शन, हमने नोट कर रखी है ये। नंबर 1 बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन। बिजनेस का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, यानी समझते हो बिजनेस का मतलब, यानी कोई भी हम लेन देन कर रहे हैं, कोई भी गुड्स या सर्विसेज में सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा, लेन देन, ठीक है। और लेन देन के लिए कितने परसेंट चाहिए, एटलीस्ट 2% का होना क्या है, जरूरी है। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब ये है, यानी जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। मींस यानी ओनर की जो पर्सनल ट्रांजेक्शंस हैं उनको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ओनर ने सपोज करो अपने डॉटर की या सन की क्या करी, फीस पे की, उसने अपने बेटे को या बेटी को क्या दिया, गिफ्ट दिया, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन, उसकी जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लेके गया, तो ये उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शंस है। इन ट्रांजेक्शन को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजेक्शन का मतलब समझते हो, कोई भी हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज में क्या करें, एक्सचेंज करें, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन। कोई भी लेन देन करें उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया, इट मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट एंटर्ड इनटू टू पार्टीज। उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट को कहेंगे जिसमें एटलीस्ट कितनी पार्टी हो, 2 पार्टी हो। देखो सपोज करो मैंने रेंट पे किया, तो रेंट किसको पे करूंगा, लैंडलॉर्ड को पे करूंगा। तो यहां पे भी कितनी पार्टी हुई, एक मैं और एक लैंडलॉर्ड, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से मैंने सैलरी पे किया, तो सैलरी किसको पे करूंगा, एम्प्लॉइज को पे करेंगे, तो एक सैलरी और एक मैं। तो समझ गए, यानी किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। recorded in the terms of money in the books of account which brings a change in the financial position of the enterprise। और जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको मैं किसकी फॉर्म में रिकॉर्ड करूंगा, मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। जिन ट्रांजेक्शन को मैं मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकता उनको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सपोज करो आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास कोई कस्टमर आता है और कस्टमर पूछता है कि ये शर्ट कितने की है, ये पैंट कितने की है, ठीक है, और वो पूछ के चला जाता है, तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, हुई ना। तो यानी जब कोई ट्रांजैक्शन होगी जिनको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इन सब बातों को हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो यानी समझ गए, बिजनेस ट्रांजैक्शन किनको कहेंगे, वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन, मतलब फाइनेंशियल नेचर मींस जो बिजनेस से रिलेटेड है, यानी ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। किसकी फॉर्म में, मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। और वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिनसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के में क्या हो रहा हो, कोई ना कोई चेंज हो। यानी फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटीज से, यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या हो, इंक्रीज हो या फिर क्या हो, डिक्रीज हो। समझ गए। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम ओवरऑल में लास्ट में आपको कहूं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमको किनको कहेंगे, वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन, उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है। जिनसे क्या, जिनसे हमारे जो बिजनेस के जो असेट्स और लायबिलिटीज है वो क्या होती हो, अफेक्ट होती हो।
और इन ट्रांजेक्शन को किसकी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा? मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। इनके लिए ट्रांजेक्शन के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जैसे इसके मैं आपको एग्जांपल दूं, जिससे क्या हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। तो आपने गुड्स सेल किया, क्या सेल किया? गुड्स सेल किया, तो ये भी क्या है? एक ट्रांजेक्शन। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, यानी हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजेक्शंस कहेंगे। समझ गए? मैंने आपको स्टार्टिंग में आपसे पूछा कैसे हैं आप सब, ठीक है, तो क्या कोई ट्रांजेक्शन है? नहीं। जब तक कोई गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होगा तो उसको हम ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे। समझ गए? तो सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, ये सब क्या है? ये ट्रांजेक्शंस के एग्जांपल्स हैं। समझ गए? नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंट की। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। यानी अकाउंट में हम क्या करते हैं? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट में हम एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो एक वन प्लेस पर हम क्या करते हैं? उनको रिकॉर्ड करते हैं। और किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं? समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सो मेनी ट्रांजैक्शंस हो सकती है, तो उन ट्रांजैक्शन को एक ही प्लेस पर एक ही प्लेस पर समराइज्ड फॉर्म में हम उनको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। समझ गए? किस तरीके से, जैसे मैं आपको एक अकाउंट का एग्जांपल दूं, किस तरीके से हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई कैश अकाउंट है। क्या है? कैश अकाउंट। और अकाउंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं एसी से। ये हमारा कोई अकाउंट है। समझ गए? इस तरीके से हम क्या करते हैं? अकाउंट स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि अकाउंट क्या होता है, ठीक है। यानी हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो प्लस या माइनस के थ्रू नहीं, बल्कि किसके थ्रू करते हैं? डेबिट या क्रेडिट के थ्रू हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। समझ गए? तो उसमें हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये मैंने क्या प्रिपेयर कर दिया? कैश अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। क्या प्रिपेयर कर दिया? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यानी कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, कितनी बार कैश आया, कितनी बार कैश गया, वो सारी ट्रांजैक्शन हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड करेंगे, समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? किसमें? कैश अकाउंट में। समझ गए? इसी तरीके से हमने कोई फर्नीचर अकाउंट बनाया, उसमें हम किस चीज का रिकॉर्ड रखेंगे? फर्नीचर का रिकॉर्ड रखेंगे सारा। हमने कोई मोहन का अकाउंट बनाया तो मोहन से हमने कितना लेना है, कितना देना है, कितना पैसा आया, कितना गया, वो सब किसके? मोहन के अकाउंट में। तो इसी तरीके से हम पर्टिकुलर आइटम्स के क्या अलग अलग क्या प्रिपेयर कर लेते हैं? अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। और उन अकाउंट्स में उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन स्कैटर्ड हो सकती है, बिखरी, कोई किसी डेट को, कोई किसी डेट को, कोई किसी डेट को, तो हम उन ट्रांजेक्शन को, सभी ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसमें रिकॉर्ड करेंगे? जो हमारा अकाउंट होगा, पर्टिकुलर अकाउंट होगा, उसमें हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर इन द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म। कैपिटल क्या है? कि जितनी भी फर्म की टोटल असेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, जितने भी फर्म की टोटल असेट्स है, संपत्ति है, उनमें जो ओनर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका पार्टिसिपेशन कितना है, उसी को हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। समझ गए? यानी सीधी सीधी अगर मोटे शब्दों में आपको कहूं कि ओनर ने अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से, अपने पास से जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है उसी को हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। सपोज करो मैं एक ओनर हूं, समझ गए? तो मैं 5 लाख रुपीस किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है? तो वो जो 5 लाख रुपीस होगा वो मेरी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। समझ गए? और वो कैपिटल का जो मनी होगा वो असेट्स में, कैश की फॉर्म में, बिल्डिंग की फॉर्म में, मशीनरी की फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में, वो किसके बिजनेस के पास किसकी फॉर्म में होएगा? असेट्स की फॉर्म में होएगा। समझ गए? सो कैपिटल का फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। देखो फर्म की जितनी भी टोटल असेट्स है, ठीक है, फर्म के पास कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर, वो पैसा कहां से आया? वो पैसा किसने लगाया है? या तो ओनर ने अपने पास से लगाया होगा, और या फिर उसने बैंक से लोन लिया होगा, किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया होगा, अपने भाई से लोन लिया होगा, मिसेस से लोन लिया होगा,
हस्बैंड से लोन लिया होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने उस पैसे की कलेक्शन करके, इकट्ठा करके वो सारा पैसा किस में लगाया होगा? बिजनेस में। और उसका क्या करा होगा? वो असेट्स की फॉर्म में होगा बिजनेस के पास। तो उन असेट्स के अंदर से हम क्या करें, जो बाहर का पैसा है, जो लायबिलिटी है, यानी जो पैसा उसने आउटसाइड से लिया है, अगर वो माइनस कर दे तो किसका पैसा आ जाएगा? जो उसने खुद लगाया है। क्योंकि जो भी बिजनेस में जितनी भी असेट्स है, वो असेट्स का पैसा कहां से आया है? या तो ओनर ने अपने पास से लगाया होगा, या उसने किसी से लोन लेके बिजनेस में लगाया होगा। तो जो लोन वाली अमाउंट है, टोटल असेट्स में से अगर हम लोन वाली अमाउंट लेस कर देंगे, जो हमारी लायबिलिटीज है, जो फर्म ने जो पैसा आउटसाइड पे करना है, अगर वो लेस कर देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? कैपिटल कहेंगे। समझ गए? अब यहाँ पे कई टर्म्स आई है, असेट्स एंड लायबिलिटीज, इन पर भी हम अभी क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्या है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किनको कहेंगे? इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज मींस ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से या तो कैश विड्रॉन कर लिया या फिर गुड्स टेक ओवर कर लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ड्रॉइंग्स कहेंगे। और ये ड्रॉइंग्स जो होगी, ये ओनर का क्या होगा? पर्सनल एक्सपेंसेस होगा। देखो, जब ओनर पैसा लेके आए तो वो हम किस में दिखाते हैं? कैपिटल में दिखाते हैं। अगर ओनर पैसा लेके आएगा या फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो किस में ऐड कर दिया जाएगा? कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर ओनर ही पैसे क्या कर ले? विड्रॉन कर ले, निकलवा ले पैसे, या फर्म को लॉस हो जाए, बिजनेस को लॉस हो जाए, तो वो हम कैपिटल से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग में भी क्या है कि ड्रॉइंग में क्या होगा कि जो ओनर है वो या तो कैश निकलवा रहा है या फिर गुड्स, तो गुड्स की भी कोई ना कोई प्राइस होगा ना, ठीक है? तो गुड्स का जो भी उनका जो परचेज प्राइस होगा, उस प्राइस को हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी जितना कैश उसने विड्रॉन किया या जो गुड्स विड्रॉन किया है, उस गुड्स की अमाउंट या जो कैश जो विड्रॉन किया है, उस कैश की अमाउंट को हम किस में से माइनस कर देंगे? कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ गए? तो ड्रॉइंग का मतलब समझे? यानी ओनर अपने प्राइवेट यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी अमाउंट, गुड्स, असेट्स अगर विड्रॉन करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग कहेंगे। समझ गए? ओके, नेक्स्ट, लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया कि वो अमाउंट जो किसी बिजनेस ने क्या करनी है? पे करनी है। चाहे वो ओनर को पे करनी हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी को पे करनी हो, उसको हम क्या कहेंगे? लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? वो डेट, वो कर्ज जो बिजनेस के सर के ऊपर है, जो ओब्लिगेशन बिजनेस के सर के ऊपर है, उसी को हम क्या कहेंगे? लायबिलिटी कहेंगे। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बिजनेस को पे करना है, भुगतान करना है, देना है, किसी का उधार है, उसी को हम क्या कहेंगे? लायबिलिटीज कहेंगे। समझ गए? सो लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटी हो सकती है? इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी देखो, ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया वो भी फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। यानी जो कैपिटल, जो ओनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है ना, वो भी क्या है? लायबिलिटी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे जो बिजनेस कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक होता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि बिजनेस अलग एंड ओनर अलग। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। सो उस कॉन्सेप्ट की वजह से जो 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 ओनर ने जो पैसा लगाया है, ठीक है, तो वो भी फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। लेकिन कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। यानी जो पैसा ओनर को पे करना है, मालिक को पे करना है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, ओनर को हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। तो जो पैसा प्रोप्राइटर को पे करना है या ओनर को पे करना है, उसको भी हम क्या कहेंगे? लायबिलिटी। लेकिन कौन सी लायबिलिटी कहेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी कहेंगे हम? इंटरनल लायबिलिटी। समझ गए? कौन सी लायबिलिटी कहेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी हो जाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी, सपोज करो किसी बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, उसने अपने किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, समझ गए? उसने कोई माल उधार में खरीद लिया, तो वो कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी? किसी से माल क्या करा? गुड्स क्या है? उधार में परचेज कर लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ गए? ये गुड्स क्या होता है, ठीक है, गुड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे हम गुड्स के बारे में बताएंगे कि क्या होता है गुड्स। एक्सटर्नल लायबिलिटी समझ गए?
अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी कितने टाइप्स की होती है? फर्दर 3 टाइप्स की होती है। ये जो मैंने लिखा है ना, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, ये सारी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। यानी ये वो पैसा है जो बिजनेस को क्या करना है? आउटसाइड पे करना है। क्या पे करना है? आउटसाइड बिजनेस को क्या करना है? पे करना है। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसमें आ जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो बिजनेस ने मोर देन 1 ईयर में पे करनी है, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे हमारे? देखो, जैसे बैंक लोन, बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से जो लोन लेते हैं वो क्या होती है? उसको हम क्या कहेंगे? वो जो लोन की जो अमाउंट है, क्या हमें वो विद इन 1 ईयर पे करनी होती है? जनरली हम जो बैंक से लोन लेते हैं वो 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स, इस तरीके से हम बैंक से क्या लेते हैं? इतने टाइम के लिए लोन लेते हैं। तो वो विद इन 1 ईयर तो हमें पे नहीं करना, तो ऐसी लायबिलिटी को हम क्या कहेंगे? बैंक लोन। डिबेंचर्स हैं और भी बहुत सारी हैं जो हम क्या करें? मोर देन 1 ईयर के लिए लेंगे, सीधी सीधी बात है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। समझ गए? इसके बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी है। तो करंट लायबिलिटीज के जो हमारे एग्जांपल्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? जैसे क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, यानी रेंट हमने देना था, उधार है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारी क्या हो जाएगी? करंट लायबिलिटी। समझ गए? तो ये जो हम किसी से पैसा उधार ले रहे हैं, या फिर हम जो माल है वो उधार में ले रहे हैं, सर्विस जो उधार में ले रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स कहेंगे। ठीक है, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो लायबिलिटी हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने सैलरी एम्प्लॉइज को देनी थी, नहीं दी, तो क्या ये हम कई सालों के बाद पेमेंट करेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, ये हम विद इन 1 ईयर क्या करेंगे? पे करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी। समझ गए? अब आता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ये कौन सी लायबिलिटी होती है? इस लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको हम शो नहीं करते, इसको हम बैलेंस शीट के आउटसाइड शो करते हैं। यानी जो भी हमारी बैलेंस शीट होती है जिसमें हम अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं, उसमें इसको शो नहीं किया जाता, इसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता, इसको हम फुटनोट की फॉर्म में बैलेंस शीट के बाहर शो करते हैं, आउटसाइड द बैलेंस शीट शो करते हैं। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ये कौन सी लायबिलिटी होती है? यानी बिजनेस के ऊपर कोई इस तरह का कोई मुकदमा किसी कस्टमर ने दायर कर दिया, ठीक है, यानी ऐसी लायबिलिटीज है जो हमें फ्यूचर में पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी लायबिलिटी? तो देनी भी पड़ सकती है, नहीं भी। जैसे मैं अभी बता रहा था कि किसी कस्टमर ने फर्म के ऊपर कोई केस कर रखा है, समझ गए? तो उस केस का जो भी रिजल्ट है, अगर वो फर्म के फेवर में गया तो फर्म को वो अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी, और अगर वो फर्म के अगेंस्ट गया, बिजनेस के अगेंस्ट गया, तो क्या करना पड़ेगा? फर्म को वो मनी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो जब फर्म से, जब कोर्ट से डिसीजन आ जाएगा, जो उसका रिजल्ट है अगर हमारे फेवर में नहीं जाएगा, हमारे अगेंस्ट जाएगा, तो तब वो हमारी क्या हो जाएगी? एक्चुअल लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तब हम उसको किस में शो करेंगे? लायबिलिटी में शो करेंगे, जो भी हमारी करंट लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। अगर वो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी होगी तो हम उसको करंट लायबिलिटी में शो करेंगे, और मोर देन 1 ईयर में पे करनी होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। समझ गए? तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का समझे? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो हमें फ्यूचर में पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। समझ गए? अब कुछ और जो टर्म्स हैं उनको क्या कर लेते हैं? हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट, असेट्स। असेट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? असेट्स आर द प्रॉपर्टीज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस from which firm will get cash or economic benefit in the future. Assets हम किसको कहेंगे? Assets वो प्रॉपर्टी, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो किसी बिजनेस के पास है, समझ गए? और उनका बेनिफिट, उनसे फ्यूचर में बिजनेस को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? असेट्स कहेंगे। यानी देखो, समझो हमारे पास बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो ये सब क्या है? हमारे लिए असेट्स है। डेटर्स है ऐसा जिनको हमने उधार
पैसा दिया है या उधार गुड्स दिया है, माल दिया है हमने उनको, और उनसे हमें पैसा लेना है, तो उनसे हमें क्या रिसीव करना है, कैश रिसीव करना है, या हमने किसी सर्विसेज के लिए एडवांस में पैसा दे रखा है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है। यानी असेट्स उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं, प्रॉपर्टीज मीन संपत्ति, यानी प्रॉपर्टीज का मतलब लैंड बिल्डिंग से मतलब नहीं है, जमीन जायदाद से मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी से मीन्स सारी चीजें, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जितने भी असेट्स हैं उन सबको इन्वॉल्व किया जाता है, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो असेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज और प्रॉपर्टीज हैं जिनसे किसी फर्म को फ्यूचर में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, असेट्स कहेंगे। समझ गए? इसके एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, कैश, बैंक बैलेंस, तो ये सब क्या है, असेट्स है। इसमें कितने टाइप्स की होती है हमारी असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स, ये हमारी 3 टाइप्स की असेट्स होती है। नॉन करंट असेट्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स, नॉन करंट असेट्स वो असेट्स है जो फर्म ने रीसेल के पर्पस से परचेज नहीं किया, जिनको फर्म ने सोल्ड आउट नहीं करना, जिनको क्या करना है, फर्म ने नंबर ऑफ इयर्स तक जिस असेट्स को यूज करना है, उस असेट्स को उसका बेनिफिट रिसीव करना है, उस असेट्स को हम क्या कहेंगे, नॉन करंट असेट्स। क्या कहेंगे, नॉन करंट असेट्स। समझ गए? यानी जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कार है, मोटर व्हीकल्स हैं, फर्नीचर है, तो ये सब क्या है, इन सब को हम क्या कहेंगे, नॉन करंट असेट्स। समझ गए? नॉन करंट असेट्स में क्या आएंगे हमारे, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर कार है, तो ये हमारी क्या जाएंगी, इन सब को हम क्या कहेंगे, नॉन करंट असेट्स। ये वो असेट्स हैं जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर में क्या होगा, रिसीव होगा। ये जितनी भी असेट्स होती है इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये वो असेट्स होती है, ये वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो किसी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सपोज करो किसी फर्म के पास 5 मशीनरी है और अगर वो 3 मशीन और परचेज कर रहे, 3 मशीन और परचेज कर रहे, तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जितने भी असेट्स है जो नॉन करंट असेट्स है, ये फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। समझ गए? नेक्स्ट, इसी जो नॉन करंट असेट्स है, इस नॉन करंट असेट्स में हमारी होती है फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स 2 टाइप्स की होती है हमारी, टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, फिक्स असेट्स वो जो फिक्स है, ठीक है, जिनको हमने रीसेल के पर्पस से परचेज नहीं किया है, जिनको हमने क्या करना है, यूज करना है, कई सालों तक यूज करना है, उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स असेट्स कहेंगे। इसमें हमारी 2 टाइप्स की असेट्स होती है, कौन कौन सी, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। कौन कौन सी, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। अगर आपको मीनिंग पता होगा तो मीनिंग से ही क्लियर हो रहा होगा, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। मीनिंग, टेंजिबल मतलब जो असेट्स हमें दिखाई देती है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस असेट्स को हम क्या कहेंगे, टेंजिबल असेट्स। जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, कार है, फर्नीचर है, ये सब हमारी क्या है, टेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स है, इसमें तो समझ गए क्या जाएगी, टेंजिबल में क्या हो जाएगी, बिल्डिंग है, कार है, कैश है, ठीक है, मशीनरी है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो सारी हमारी कौन सी हो जाएगी, इंटेंजिबल असेट्स। ये टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ नॉन करंट असेट्स। सो गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो ये सब हमारी क्या हो जाएगी, इंटेंजिबल असेट्स। ये वो असेट्स हैं जिनका बेनिफिट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इयर्स तक क्या करना है, यूज करना है। और ये हमारी इंटेंजिबल असेट्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। गुडविल मींस गुड नेम, रेपुटेशन, किसी फर्म की पॉपुलैरिटी है, गुड नेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ठीक है, सो ये भी फर्म की क्या है, असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है। पेटेंट्स है, यानी फर्म के पास किसी चीज की अथॉरिटी है, लाइसेंस है, तो उसको हम पेटेंट्स बोलेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पता है आपको, ठीक है, तो ये फर्म की क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है, इनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते।
नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट असेट्स। ये करंट असेट्स क्या होती है? करंट असेट्स वो असेट्स है जिनको फर्म ने मोर देन 1 ईयर के लिए नहीं रखा है, ठीक है, जिनको रीसेल के पर्पज से या फिर जिनका बेनिफिट कितने टाइम में रिसीव करना है फर्म को, विद इन 1 ईयर या 12 मंथ्स में, या जो भी अकाउंटिंग पीरियड है उसमें क्या करना है, बेनिफिट क्या करना है, रिसीव करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स वो असेट्स जिनको फर्म ने क्या है, रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज किया है, या फिर जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर या विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड क्या करना है, रिसीव करना है, उनको हम क्या कहेंगे? करंट असेट्स कहेंगे। समझ गए? तो करंट असेट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे कैश, कैश तो कैश है ही, बैंक का बैलेंस, डेटर्स हैं, ठीक है, डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है तो उनसे जो मनी रिसीव करना है तो विद इन 1 ईयर। स्टॉक है तो स्टॉक को ये तो है नहीं कि हम कई सालों बाद बेचेंगे, ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, बीआर से डिनोट कर देते हैं उसको। सो ये सारी हमारी कौन सी हो जाएगी? करंट असेट्स। समझ गए? अब बात करते हैं हम फिक्टिशियस असेट्स की। किसकी बात करते हैं? फिक्टिशियस असेट्स। ये फिक्टिशियस असेट्स क्या है? सच पूछो तो वास्तव में ये जो फिक्टिशियस असेट्स है ये असेट्स है ही नहीं है। ये हमने माना है कि ये असेट्स है लेकिन रियल में असेट्स नहीं है। तो क्या है? ये लॉसेस हैं, ये लॉस हैं, ये वो लॉस हैं जिनको एक्यूमुलेटेड, ये वो एक्यूमुलेटेड लॉस हैं जिनको फर्म ने क्या है, जिनकी भरपाई नहीं की, जिनको फर्म ने राइट ऑफ नहीं किया, जिनको कंपनसेट नहीं किया। समझ गए? तो ये इनको हम क्या कहेंगे? एक तरीके से ये वो एबनॉर्मल लॉसेस हैं, वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जिनको, वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं जिनको फर्म ने राइट ऑफ नहीं किया, जिनको कंपनसेट नहीं किया। जितने भी लॉसेस होंगे उन लॉसेस का कौन सा बैलेंस होएगा? डेबिट बैलेंस होएगा। इसीलिए डेबिट बैलेंस की वजह से हम इनको किस में शो कर देते हैं? बैलेंस शीट में असेट साइड शो करते हैं, असेट्स में शो कर देते हैं, लेकिन ये रियल में असेट्स है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल असेट्स, एक तरीके से मान लिया है कि ये क्या है? असेट्स है। समझ गए? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसिप्ट्स पर। रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट का मतलब कोई भी अमाउंट रिसीव हुई तो उसी को हम क्या कहेंगे? रिसिप्ट कहेंगे। देखो, रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। यानी किसी भी असेट्स को हम सोल्ड करें, गुड्स को सोल्ड करें या सर्विसेज को सोल्ड करें, उससे हमें कोई भी अमाउंट रिसीव हो या रिसीवेबल हो, यानी अगर हमने उधार बेचा है तो वो भी रिसीव में ही काउंट होएगा, वो भी किसमें काउंट होएगा? वो भी रिसिप्ट में ही क्या होगा? काउंट होगा। ये नहीं कि हमें कुछ कैश में रिसीव हुआ है तो ही वो रिसिप्ट में काउंट होएगा, नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी अगर हमने गुड्स सोल्ड किया है या सर्विसेज सोल्ड की है या असेट सोल्ड किए हैं, उससे हमने कोई भी अमाउंट रिसीव हुई है या रिसीवेबल है यानी उधार है, हमने लेनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिसिप्ट्स कहेंगे। समझ गए? तो रिसिप्ट्स हमारी 2 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रिवेन्यू मींस जो रेगुलर नेचर की जो रिसिप्ट है, जो रिकरिंग नेचर की जो रिसिप्ट है, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से जो रिसिप्ट रिसीव होती है, जो रिसिप्ट होती है, उसको हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। समझ गए? यानी इट इज द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। यानी जो बिजनेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, जो बिजनेस की कोर एक्टिविटीज है, उनसे जो रिसिप्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे। यानी जिस बिजनेस जिनमें बिजनेस क्या करता है? डील करता है, जिन गुड्स में डील करता है, जिन सर्विसेज में डील करता है, जो उसका डेली रूटीन का जो बिजनेस है, उसमें उससे जो भी रिसीव होगा या रिसीवेबल होगा वो किस में आएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। जैसे सेल ऑफ गुड्स, क्या जाएगा? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो क्या जाएगा? सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। देखो, जिसके पास गुड्स है वो गुड्स सेल करेगा, जिसके पास सर्विसेज है वो क्या करेगा? सर्विस सेल करेगा। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को क्या 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 बेच रहा है? सर्विसेज बेच रहा है। एक स्कूल स्टूडेंट्स को क्या बेच रहा है? सर्विसेज बेच रहा है। और एक शॉपकीपर जो है, ठीक है, एक जनरल स्टोर का शॉपकीपर है, आप एक किराने की दुकान है, तो वो आपको जो बेच रहा है, जो आइटम्स बेच रहा है, राइस बेच रहा है, वो आपको शुगर बेच रहा है, तो वो क्या है? वो गुड्स हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? सेल ऑफ गुड्स। यानी जो भी बिजनेसमैन जिसमें डील करता है या जो भी प्रोफेशनल पर्सन जिसमें डील करता है, वही उसके लिए क्या है? उससे जो भी अमाउंट रिसीव होगी उसको हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट। समझ गए? नेक्स्ट क्या है?
कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो बार बार होने वाली रिसिप्ट नहीं है, जो रेगुलर नेचर की रिसिप्ट नहीं है। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेगुलर इन नेचर, जो रेगुलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन नहीं है, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से जो रिसीव नहीं हुआ है या रिसीवेबल नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। जैसे सपोज करो फर्म ने क्या कर दी, जो मशीनरी है वो सोल्ड कर दी, अब उसका बिजनेस थोड़ी ना मशीनरी सोल्ड करने का, सपोज करो उसका बिजनेस है फर्नीचर का, और जो फर्नीचर बनाने की जो मशीन है वो उसने क्या कर दी, सोल्ड कर दी, उसने बिल्डिंग सोल्ड कर दी, तो उसका बिजनेस है बिल्डिंग सोल्ड, उसका बिजनेस तो किस चीज का है, फर्नीचर का है। तो वो जो मशीनरी सोल्ड की, जो बिल्डिंग सोल्ड की, क्या वो उसका बिजनेस है, वो नहीं स्टूडेंट्स, वो उसका बिजनेस नहीं है। तो उसके लिए सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज, तो ये जो जो रिसिप्ट की बात कर रहे हैं हम, तो सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ मशीनरी है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, सेल ऑफ कार। लेकिन अगर सपोज करो कोई कार कंपनी है, अगर वो कार सोल्ड करती है तो उसके लिए कार क्या है, गुड्स है, तो उसके लिए वो किस में आएगा, रिवेन्यू रिसीट्स में आएगा। लेकिन एक नॉर्मल कंपनी है जो कार नहीं फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है, तो अगर वो अपनी कार को, जो बिजनेस की जो कार है उसको सोल्ड करेगी, तो वो किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। उससे जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगी, रिसीवेबल होगी, वो किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। समझ गए स्टूडेंट्स? आज हमने इन सब अकाउंटिंग टर्म्स पर डिस्कशन किया। बाकी की जो अकाउंटिंग टर्म्स है उनमें जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको जो रिमेनिंग अकाउंटिंग टर्म्स हैं या जो बिजनेस जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है उन पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स वॉचिंग।